दोस्तों, मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पकड़िए में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1। ठीक है, VVI इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी यूरोप, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है हैप्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी आर्लिया वंश, ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर डी राजशाही वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन नंबर ए है लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर सी फिलिप हेटारिया, ऑप्शन नंबर डी डाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी पर्सा। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसी तरह अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। विक्टर एमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किया गया था, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन नंबर ए है सिपाही, ऑप्शन नंबर बी किसान, ऑप्शन नंबर सी जमींदार, ऑप्शन नंबर डी नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा नाविक। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राज का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है लुई 18वां, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, जालवेरिन कैसी संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर सी विद्वानों की, ऑप्शन नंबर डी पादरी एवं सामंतों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ऑप्शन नंबर है 1864, ऑप्शन नंबर बी 1866, ऑप्शन नंबर सी 1870, ऑप्शन नंबर डी 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1821 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1822 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1823 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1821, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी हंगरी, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपल की संधि कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1828 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1829 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1830 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1831 ईस्वी में। तो एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी, 1829 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसी तरह अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है तुर्की रूस, ऑप्शन नंबर बी यूनान पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी तुर्की हंगरी, ऑप्शन नंबर डी हंगरी पोलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की रूस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, यानी ऑप्शन नंबर ए रूस, पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। अब अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है सेडान, ऑप्शन नंबर बी सेडेवा, ऑप्शन नंबर सी साइडान, ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट। तो 1870 में
फ्रांस और पर्सा के बीच में कहाँ युद्ध हुआ था? सेडान में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सेडान। अगला क्वेश्चन, अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका यूनान, यूनान सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर है नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन नंबर बी काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर सी विक्टर एमेनुअल, ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टर एमेनुअल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन नंबर ए है रूस की, ऑप्शन नंबर बी तुर्की की, ऑप्शन नंबर सी यूनान की, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की। तो किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की पराजित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो मारियान किस देश की थी? फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसी तरह 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इटली को, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस को, ऑप्शन नंबर सी हंगरी को, ऑप्शन नंबर डी यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह 21 नंबर क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन नंबर ए ट्यूडर, ऑप्शन नंबर बी स्टुअर्ट, ऑप्शन नंबर सी बुर्बो, ऑप्शन नंबर डी रोमानोव। तो 1789 में फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? बुर्बो वंश का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बुर्बो। अगला क्वेश्चन है 22, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4, यानी कितने युद्ध किए थे? 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक ऑप्शन नंबर ए जियोबर्टी, ऑप्शन नंबर बी काबूर, ऑप्शन नंबर सी मेजिनी, ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी। तो यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का संस्थापक एक ही थे, कौन? मेजिनी। याद रखिएगा, यंग यूरोप और यंग इटली दोनों के संस्थापक मेजिनी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रूस को, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी को, ऑप्शन नंबर सी तुर्की को, ऑप्शन नंबर डी यूनान को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तुर्की। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसपेडेंट संघ, ऑप्शन नंबर बी सिसेलपाइन संघ, ऑप्शन नंबर सी राइन संघ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, यानी राइन संघ इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइन संघ, ऑप्शन नंबर सी राइन संघ। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए वियना की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्राग की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी एड्रियानोपल की संधि द्वारा। तो किस संधि द्वारा यूनान की स्थापना हुई थी? एड्रियानोपल की संधि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, एड्रियानोपल की संधि, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है काबूर, ऑप्शन नंबर बी मेजिनी, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी। तो यंग यूरोप और यंग इटली का संस्थापक मेजिनी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर है इटली में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। कहाँ हुआ था? इटली, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इटली में। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख कौन था? ऑप्शन नंबर ए है चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन नंबर बी पर्सा का चांसलर, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी रूस का जार। तो मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन
स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक। तो किस तरह का शासन का स्थापना हुआ था? निरंकुश राजतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी काबूर, ऑप्शन नंबर सी मेजिनी, ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी ने। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, गैरीबाल्डी। अगला क्वेश्चन है रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, ऑप्शन नंबर सी विलियम प्रथम ने, ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी ने। रक्त एवं लौ का नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी सेडाओ का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी पर्सा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी सेडान का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेडान का युद्ध। जर्मनी का एकीकरण सेडान के युद्ध के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंतिम 34 नंबर किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर है डेनमार्क की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गैस्टिन की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्राग की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि दूसरे बच्चों तक आसानी से पहुंच सके।